एनिमेश मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक और चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं सीएचएसएल का जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए। तो एकदम एकदम फंडामेंटल देख लें, बिल्कुल बेसिक देख लें। तो याद है फॉर्मूले आपको थोड़ा बहुत याद होगा ना। फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, जिसमें आर होता है प्रतिशत। एकदम बेसिक बेसिक फॉर्मूला देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन के माध्यम से और फर्दर आगे की पढ़ाई हम करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चे P इंटू आर इंटू टी बटा 100। P होता है प्रिंसिपल मूलधन, आर होता है दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर एनम में है अगर तो टाइम ईयर्स में होगा, पर मंथ में है तो टाइम भी मंथ में होगा, है ना। जनरली आर आपको जो रेट मिलता है वो प्रति वर्ष का मिलता है, पर एनम मिलता है तो समय भी प्रति वर्ष में होगा या उसको बदलना पड़ेगा। ये होता है सिंपल साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज होता है। जो अमाउंट होता है मिश्र धन होता है, वो मूलधन में साधारण ब्याज जुड़ जाता है। साधारण ब्याज और आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, उन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि साधारण ब्याज का जो मूलधन है ना, वो उतने का उतना ही रहता है, वो फर्दर नहीं बदलता, जितना था उतना ही रहता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज है ना, वो मूलधन में जुड़ता चला जाता है और मूलधन को बढ़ाता चला जाता है। राइट, तो ये सबसे बड़ा फर्क आप समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है बच्चे। जो ब्याज होता है वो मूलधन में नहीं जुड़ता है, मूलधन अधिक अलग रहता है, ब्याज अलग रहता है, मूलधन उतने का उतना ही रहता है। तो अगर आपने किसी से 1 लाख रुपए लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, अगर आपने किसी से 1 लाख रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर, तो 20 साल बाद भी जो मूलधन है वो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी से चक्रवृद्धि ब्याज पे 1 लाख रुपए लिए हैं और आप ब्याज पे नहीं करते हो, तो वो मूलधन बहुत बड़ा हो चुका होगा। राइट, ये सब बेसिक्स आपको पता होंगे, उसको जब ब्रशअप करें फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट वाला, सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं होता, हम ट्रिक्स भी लगाएंगे, ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। एक कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी फॉर्मूला होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, वो भी देख लेंगे। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। पी 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रतिशत में बटा 100 की पावर एन, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब ना हम थोड़ी चालाकी करेंगे। तो हमारी चालाकी की वजह से क्या होगा ना कि इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत हमें ज्यादा पड़ेगी नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूले में समय लगता है। हम चालाकी से ट्रिक लगा के क्वेश्चन को काफी आसान बना देंगे, आप देखोगे। समझना है अगर, तो पी होता है मूलधन, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि मान लो बोला 10% 10% पर एनम का रेट है, 10% पर एनम का रेट है और 3 साल है, तो आर हो जाएगा 10 और एन हो जाएगा 3। आई रिपीट, ये बोला 10% पर एनम का रेट है और समय 3 साल है बच्चे, तो आर हो जाएगा 10, एन हो जाएगा 3। इसमें और भी चीजें होती हैं, वो हम बात करेंगे जब हम क्वेश्चन पे आएंगे। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए होता है तो आप अमाउंट में से इस बार प्रिंसिपल माइनस कर लेते हो, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास नहीं होता है जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का होता है। इसमें पहले अमाउंट आता है, बाद में प्रिंसिपल आता है। अगेन इसके भी ट्रिक्स हैं, सीधा सीधा फाइंड करने की चिंता मत करो। ये बेसिक बुकिश फॉर्मूला है, जो बुक में लिखा होता है ना वो, अब जो हम सीखेंगे वो बुकिश नहीं होगा। ठीक है, इसमें और एक लफड़ा होता है कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि हर साल पे, एक एक साल पे जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाएगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलते हो तो उसको कहने का मतलब है कि यार 6 महीने में जो ब्याज इकट्ठा हुआ ना, वो मूलधन में जुड़ेगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलते हो मतलब हर 3 महीने में जो ब्याज हुआ ना वो मूलधन में जुड़ जाएगा। सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन होगा नहीं, आप देखो तो सही आगे तो ट्रिक्स लगाएंगे ना, उसके बेसिस पे कुछ मुश्किल आपको महसूस होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट के जो बेसिक्स वाले क्वेश्चन है उनसे शुरुआत की जाए। 8 महीने हैं, 6% पर एनम है। मैंने आपको बोला था ये पर एनम है, तो ये भी साल में होना चाहिए। 8 महीने कितना होता है? 2/3 साल। कैसे किया मैंने? ये 12 से डिवाइड कर दिया। अरे यार, छोटा बच्चा भी जानता है कि महीने को साल में डिवाइड कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना होता है। तो 2/3, 8 महीने हैं, उसको 12 से डिवाइड करा हमने, 2/3 ईयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर, अब बता दो आप सिंपल इंटरेस्ट से, ये सिंपल इंटरेस्ट ही दे दिया। अब समझिए आप इस बात को, सिंपल इंटरेस्ट क्या था? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 था। ठीक है, तो रेट इक्विवेलेंट निकाल लो। कहने का मतलब है कि जो आर इंटू टी था ना, उसको आप एक साथ देखो। जो पी इंटू आर इंटू टी होता है ना, जो पी इंटू आर इंटू टी होता है,
तो P इंटू R इंटू टी होता है बटा 100। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको आप एक नजरिए एक साथ देखें। कहने का मतलब है कि अगर 10% का रेट 2 साल तक है तो आप उसको गुणा कर दो तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि 20% का रेट 1 साल में। फिर से, अगर 5% का रेट 8 साल तक है, अगर 5% का रेट 8 साल तक है तो गुणा कर दो तो ऐसा लगेगा कि 40% का रेट 1 साल में। वो कन्वीनियंट होता है सोचना। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो ऐसा क्या लग रहा है, रेट इक्विवेलेंट जो लग रहा है। रेट इक्विवेलेंट का मतलब कि जितना ब्याज लेना है ना आप 1 साल में ही ले लो। रेट इक्विवेलेंट का मतलब होता है बच्चे कि जो भी ब्याज आपको लेना है ना आप 1 साल में ही ले लो। दोनों को गुणा कर दीजिए, 2/3 इंटू 6 तो 4% आता है। 2/3 इंटू 6, 3 से 6 कट जाएगा, 2 2 दूना 4 हो जाएगा। रेट इक्विवेलेंट 4%, ये 4% किसका रेट किस पे लगता है? रेट हमेशा लगता है मूलधन पे। मतलब मूलधन का 4%, मूलधन का जो 4% है वो 340 रुपए। इसको काट दो 4 से तो कितना हो जाएगा, 85। तो मूलधन का 1% 85 है, तो मूलधन का 100% मतलब मूलधन खुद, 100% मतलब मूलधन खुद 85 से 100 गुना हो जाएगा, 85 100 आपका उत्तर हो जाएगा। आए समझ में? तो रेट इक्विवेलेंट क्या होता है, आप रेट और टाइम को आपस में गुणा कर देते हो। क्या करते हो बच्चा, रेट और टाइम को गुणा कर देते हो। याद होगा ना, पढ़ा होगा आपने पहले, नहीं बहुत पहले पढ़ा होगा, गरीब नहीं अभी रिसेंटली नहीं पढ़ा, पढ़ा तो जरूर होगा कि रेट और टाइम को आपस में गुणा कर दो, 2/3 इंटू 6 तो ये हो जाता है 4%। इसका मतलब होता है कि जितना ब्याज लेना है वो 1 साल में लोगे ना, 4% के हिसाब से ब्याज पड़ेगा। तो 4% किसका ब्याज लगता किस पर है, ब्याज लगता है मूलधन पे। तो 4% मूलधन का 340 रुपए है, काट दो 4 से, कैंसिल कर दो, तो 1% मूलधन का 85 रुपीज है। तो मूलधन खुद का तो 100% होता है ना बच्चा, तो 100% मूलधन का 85 100 रुपए। आए समझ में? चलो और देखते हैं। अभी हमने रेट इक्विवेलेंट की बात की, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज वो दे दिया। 8 सालों में जो साधारण ब्याज है ना उसकी वैल्यू आपको दे दी थी। पहले 5 सालों में जो रेट रहा है वो 10% पर एनम का रहा है। तो पहला जो रेट इक्विवेलेंट है 5 गुणे 10 50% हो गया, ठीक है। प्लस अगले 3 सालों में जो रेट रहा है वो 15% का रहा है, ठीक है बच्चा। अगले 3 सालों में जो रेट रहा है वो 15% का रहा है। ये 3 गुणे 15 45%, 3 गुणे 15 45% हो गया। तो ये किसका 45%, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 साल 10%, एक्चुअली इसको रिप्लेस कर दो 50% से। 3 साल 15%, 3 गुणे 15 रिप्लेस कर दो 45%। दोनों को जोड़ो क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे लग रहे हैं। तो 95% प्रिंसिपल अमाउंट बराबर है 4,47,500। 95% प्रिंसिपल अमाउंट बराबर है 47,500। करेक्ट। तो 95 है ना, 95 से काटोगे तो 1%, 95 में से काटोगे तो 475 5 बार में कट जाएगा, 500 के बराबर। जब 1% प्रिंसिपल 500 के बराबर है तो कोई भी नंबर अपने खुद का 100% होता है। तो ये 100% प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल खुद किसके बराबर है, 500 में 2 शून्य और जुड़ जाएंगे और 50,000 आपका आंसर। तो मैंने आपको बोला था ना कि जो फॉर्मूले में लिख रहा हूँ उससे परेशान मत हो, ट्रिक्स है हमारे पास, बुकिश तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेट इक्विवेलेंट वाला फंडा देखा आपने, जो रेट है समय है उसको आपस में गुणा कर दिया। ये सिंपल इंटरेस्ट में काम करता है, ध्यान से सुना। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कुछ अलग टेक्निक हम सीखेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट में बहुत बढ़िया काम करता है। रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ऐसा लगता है कि जो भी ब्याज लेना है वो 1 साल में लोगे तो इतना रेट आपको लगेगा, जो भी ब्याज लेना है अगर 1 साल में लोगे तो इतना ब्याज लगेगा। दोनों को जोड़ो तो जो भी टोटल ब्याज लगना है वो अगर आप एक ही साल में लोगे तो आपको 95% का हेवी ब्याज लगेगा। तो 95% किस पर ब्याज हमेशा कैलकुलेट होता है, मूलधन पे। तो 95% मूलधन का अगर 47,500 रुपए है तो कैंसिल करने के बाद 1% मूलधन का 500 रुपए के बराबर है। कोई भी नंबर अपने खुद का 100% होता है, मतलब मूलधन खुद 50,000 रुपए के बराबर।
बड़े प्रश्न। तो 8,000 रुपए को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से का जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पे 21% का ब्याज है और दूसरे हिस्से का जो है उस पे 35% का ब्याज है और दोनों आपस में बराबर है ना? दोनों आपस में बराबर है। तो दोनों पे ब्याज है कितना ये आपसे पूछा गया है। इसको अगर आप दो हिस्सों में बांटो एक्स और वाई, है ना? इसको अगर आप दो हिस्सों में बांट दो बच्चा एक्स और वाई, तो क्या जानती हो कि 21% एक्स का जो मान है वो 35% वाई के बराबर है। तो प्रतिशत प्रतिशत आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसको कैंसिल कर दो प्रतिशत प्रतिशत को, काटोगे 7 से तो ये भी 3 और 5 में कट जाए। 3x बराबर 5y, ना 3x बराबर 5y, करेक्ट। तो x बाई y का जो मान है वो 5/3, x बाई y का जो मान है वो 5/3 है। तो x और y दोनों को जोड़ोगे तो कुल हिस्सा कितना आ रहा है 8, दोनों को जोड़ देंगे बच्चा तो कुल हिस्सा कितना आ रहा है 8, मतलब 8 यूनिट 8,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट 1,000 के बराबर है, तो x 5 यूनिट के बराबर है तो x हो जाएगा 5,000 और y 3 यूनिट के बराबर है तो y हो जाएगा 3,000। आया समझ? नहीं फिर से बताऊं? यहाँ तक तो समझ में आता है ना कि दो हिस्सों में बांटा, पहले हिस्से का 21% बराबर है दूसरे हिस्से के 35% के। समय के बारे में नहीं बोला, समय को हम दोनों साइड में सेम मान लेंगे। प्रतिशत एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से। 7 से कैंसिल करोगे 21 और 35 तो वो भी 3 और 5 में बदल जाएंगे, छोटे छोटे नंबर, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि एक्स और वाई का जो अनुपात है वो 5/3 के बराबर है। एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 5/3। तो x अगर 5 यूनिट के आसपास है, x अगर 5 यूनिट को कॉरेस्पॉन्ड करता है तो y 3 यूनिट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। दोनों का सम 8 यूनिट है, दोनों का सम 8 यूनिट बराबर है 8,000 रुपए के। एक यूनिट बराबर है 1,000 रुपए की। x 5 यूनिट था क्योंकि एक यूनिट बराबर है 1,000 रुपए के और x है 5 यूनिट तो x हो गया 5,000 के बराबर। y 3 यूनिट है और हम निकाल चुके हैं कि एक यूनिट था 1,000 के बराबर, y का मान 3 गुणे 1,000 3,000 रुपए। आपसे क्या पूछा है? इंटरेस्ट पूछा है। 21 निकाल दो ना, 3x आपका इंटरेस्ट है ना, 3x आपका सॉरी 21%, इसका 21% आपका इंटरेस्ट है। तो भाई 21% इसका निकालने में क्या ही परेशानी है आपको। 21% ऑफ 5,000 वर्बली दिखता है सर कि प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, ये पता है ना आपको, प्रतिशत से ये हटाएंगे तो 2 जीरो उड़ा देगा और सिंपल सी कैलकुलेशन है 1,050 आपका उत्तर हो। अगर आप 35% निकालते 3,000 का तो भी आपको वही उत्तर मिलता। ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे कर सकते। अब ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न जैसा कि अभी आपको कराया था, तो ये प्रश्न आपसे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमारे कमेंट्स में लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि आप सही में सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। एकदम पीछे कराया हुआ क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर रिपीट नहीं कर सकते तो हमारे लिए चिंता की बात है, हमें कुछ और आपके लिए सोचना पड़ेगा। रिपीट करना आना चाहिए। रिपीट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो बेसिक्स वाले क्वेश्चन थे हमने कवर किए, इससे आपको एक आउटलुक मिल गया होगा जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सोच के उसको कर पाओ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक्स क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ मनी 3364 हो जाता है 16% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 16%, 16% को डिकोड करो। 16% कितना होता है भाई 4/25। मैंने आपको बोला था ना बच्चे बुकिश फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, तो सर फॉर्म तरीका क्या बताता हूँ। परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ा ना, सक्सेसिव, बस। तो बेटा जी इसका क्या मतलब है कि 25 यूनिट पे 4 यूनिट की और बढ़ोतरी हो रही है। 25 यूनिट बढ़ के हो जा रहा है 29 यूनिट ना, 25 यूनिट बढ़ के हो जा रहा है 29। सक्सेस 2 साल लगातार हो रहा है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ में पहले जनसंख्या एक कुछ बढ़ के 10,000 से 15,000 हो गई। अब अगली जो बढ़ोतरी होगी वो 10,000 के बेसिस पे नहीं 15,000 के बेसिस पे मेजर की जाएगी ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी यही हो रहा है, यह भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहा। इसमें 1 साल का जो ब्याज है ना वो जुड़ जाता है मूलधन में और उस नए मूलधन पे फिर से ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तो एक तरीके से समझ सकते हो कि 2 बार बढ़ाया गया, 10 से 15 फिर 15 से कुछ ऊपर कराया।
25 से 29 किया, दोबारा 25 से 29 कर रहे हैं, 25 से 29 करें, दोबारा 25 से 29 कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो 25 है, ठीक है, वो नया बड़ा वाला रेट है। तो इसको हम कैसे टैकल करते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं इसके लिए? कौन से सिनेरियो के लिए? जैसे कि पॉपुलेशन 10 से 15 हो गई, 15 से कुछ और होनी है, बढ़े हुए पे और बढ़ा दो, इसको बोलते हैं सक्सेसिव। बढ़े हुए पे और बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि जो 625 यूनिट का था वो अब 729 यूनिट हो गया। सॉरी 29 को 29 देखना पड़ेगा ना, 29 कितना है, 900 29 निकाल सकते हो, 29 का स्क्वायर याद तो अच्छी बात है, नहीं तो 29 गुना 30 870 होता है, 870 में एक 29 हटाना पड़ेगा, तो 30 हटा दो, 840 और एक जोड़ दो, 841 तो 625 यूनिट बन गया 841 यूनिट। एक्चुअली में कितना बन गया है? वास्तविकता में 3364 बन गया। एक्चुअली में बच्चा 3364 बन गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि 841 का जो मान है वो 3364 है। इसको 3364 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी? इस 841 को 3364 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ 4 से गुना करना पड़ेगा, वर्बली दिख रहा है सर। 4 से अगर वहां गुना करोगे मेरा बच्चा, तो आपको 4 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर है वो 2500 हो जाएगा ना। आपका जो आंसर है वो 2500 हो जाएगा। अब देख रहे हो, ट्रिक सीख रहे हो, इसमें बुकिश नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? बस अच्छे से ट्रिक्स को सीखो, याद करो, प्रैक्टिस करते रहो और सीधा जाके एग्जाम में फोड़ देना। तो क्या ट्रिक थी यहाँ पर? 4% कंपाउंडेड एनुअली है, 4%, तो 4/25, इसका मतलब कि 25 यूनिट बढ़ के 29 हो जा रहा है। 2 साल तक लगातार ऐसा हो रहा है, 25 29 बन रहा है, 25 फिर से 29 बन रहा है, मतलब एक्चुअली गुणा कर दो, 625 841 बन रहा है। अब 841 तो हमारा यूनिट है, एक्चुअली में 364 हुआ है, तो हमारे यूनिट और एक्चुअल पैसे में 4 का यूनिट का 4 के फैक्टर का डिफरेंस है, 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये हमारा इनिशियल सम आ गया, जिसपे बढ़ोतरी हुई। ठीक है बच्चा? कमांड टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब कुछ क्वेश्चन ना अच्छा खासा कैलकुलेशन आपसे कराते हैं। देखो इसमें विकल्प को देखो जरा, बाकी 1 और 4 विकल्प को आप थोड़ा साइडलाइन भी कर सकते हो, लेकिन 2 और 3 कितनी क्लोज है देखो, इतना भी आपको पता चल जाएगा, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मोर ओवर कई बार आप क्या चालाकी करते हो कि यूनिट डिजिट से पता कर लेते हो, लेकिन ये टू द नियरेस्ट इंटीजर मतलब आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा तो लास्ट डिजिट पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर आंसर एग्जैक्ट आने वाला होता तो लास्ट डिजिट को देख लेते, शायद कि आखिरी में 5 आएगा 3 आएगा, हमारा काम उसी से हो गया होता। ठीक है, अगर हमें पता हो रहा है कि मतलब 1600 की रेंज में है तो 3 तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अब देखो ये नियरेस्ट इंटीजर है, मतलब इसमें ये वाली सहूलियत आपको नहीं मिलने वाली। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 सालों के लिए क्या ऑन 8950 फॉर 2 इयर्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। अब यहाँ भी रेट इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको हर तरीके से अलग अलग क्वेश्चन हर तरीके से करके दिखाऊंगा, आप हर तरीका सीख लो, जिस क्वेश्चन के लिए जो सही लगता है अप्लाई कर देना। इस क्वेश्चन के लिए जो रेट इक्विवेलेंट होता है, रेट इक्विवेलेंट एक तो सिंपल इंटरेस्ट में होता है, वो तो बहुत सिंपल था, आपने देखा सीधा आर इंटू टी करना होता है। यहाँ इतना सिंपल नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, जो रेट है ना, अगर 2 सालों की बात है, 2 सालों की बात है, 9 और 9 जुड़ेगा और अगले में 9 गुणे 9 मल्टीप्लाई होकर 100 से डिवाइड हो, ये याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लो। 2 साल है ना, तो 2 बार 9 और 9 जोड़ेगा और फिर 9 और 9 गुना भी हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, ये रेट इक्विवेलेंट होता है। तो कितना आ रहा है, 18.81, 18.81। जो आपका इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो आ रहा है 18.81, मतलब 5वें हिस्से से थोड़ा सा कम, 5वें हिस्से से थोड़ा सा कम। इसका 5वां हिस्सा अगर एग्जैक्ट निकालो, देखते हैं जिसे 5वें हिस्से के ऊपर कैंसिल है वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 5वां हिस्सा निकालेंगे, इसका 1/5 कर देंगे, एक 1700 समथिंग आता है, वो सारे 1700 से कम ही है, मतलब उससे कोई खास फायदा आपको होने वाला नहीं। कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा बेटा जी, वो हो जाएगा 18.81 प्रतिशत को हटाया तो 100 आ गया, अपने प्रतिशत को कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, और एक फ्रैक्शन गुना कर दिया 895।
अब लोग इसे इसको 9,000 मान के कर लो यार, दो विकल्प कितनी क्लोज है, देखो कितनी क्लोज है, तो रिस्क लेना मेरे हिसाब से तो समझदारी नहीं। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और आसपास का नंबर ढूंढना पड़ेगा, उसका कर लोगे ना। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा मदद आपकी नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट पे भरोसा नहीं कर सकते, क्यों मैंने समझा दिया ना, वैल्यूज अप्रोक्सीमेट आ रही है तो खतरा बहुत ज्यादा है। वो कर करके ही डर कम होगा, जब तक करोगे नहीं तो डर कम होगा नहीं, बता रहा हूँ। अगर आपको डर कम करना है तो इसे भिड़ना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, तो इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें नीचे रेशियो का क्वेश्चन है, रहने दो उसको, अब इंग्लिश में जो लिखा क्वेश्चन उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसको उसको कर लेते हैं, इसको इसको छोड़ दीजिए। तो 4096 पे ढाई साल में कंपाउंडेड 10 मंथ लिए, बढ़िया क्वेश्चन, 10 मंथ, ढाई साल में मतलब कितने महीने होते हैं ना, ढाई साल मतलब कितने महीने होते हैं। ठीक है, ढाई साल मतलब कितने, 30 महीने, 30 महीने ना, ढाई साल मतलब 30 महीने, 10-10 महीने में कंपाउंड किया जा रहा है, 10 महीने कंपाउंड किया जा रहा है। तो मैंने शुरुआत में आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, मैंने बोला था ना कि एन जो है वो डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर एन कैसे निकलेगा, यहाँ अगर आप एन निकालोगे तो 30 महीनों की बात हो रही है और 10-10 महीने में आप अगर कंपाउंड कर दे रहे हो, आपका जो एन है वो 3 माना जाएगा, मतलब 3 टर्म्स दे रहे हो, मतलब 3 टर्म्स दे रहे हो, एक टर्म वो है जिसमें कंपाउंड हो गया हो, वापस ब्याज ब्याज जुड़ गया, बोलते हैं वो एक साइकिल है। तो एक साइकिल की लंबाई अगर 10 महीने, बच्चा एक साइकिल की लंबाई अगर 10 महीने है तो 30 महीने में कितने साइकिल्स होंगे, 30 महीने में 3 साइकिल्स होंगे, तो वही एन होता है अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो। ठीक है, 15% फॉर ढाई साल, कंपाउंडेड 10 मंथली। अब आपको ये रेट भी एडजस्ट करना पड़ेगा, पता है इतना इतना सिंपल नहीं है, जो 15% का रेट है ना, जो रेट पे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेट 12 महीनों के हिसाब से आपको 10-10 महीने में उसका इफेक्ट देखना है। तो जो रेट हो जाएगा बेटा जी आपका, वो 15 को पहले तो आप 12 से डिवाइड कर दो, एक एक महीने का रेट निकालो, ये 15% पूरे साल का रेट है, तो पहले आप एक महीने का रेट निकालो, आपको रेट चाहिए कितने का, आपको रेट चाहिए 10 महीने, आपको रेट चाहिए 10 महीने का। ठीक है, करेक्ट, आपको रेट चाहिए 10 महीने, तो ये कैसे निकलेगा, 150, तो 150/12 होगी, 150/12 कितना होता है, 12.5 होता है ना, कैलकुलेट करोगे तो 12.5, 12.5 मतलब 1/8, फ्रैक्शन में 12.5%। ठीक है, समझ सकते हैं, 150/12 कर लो, मतलब 3 से कैंसिल, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा, 50/4, 50/4 को 2 से कैंसिल करो, 25/2, 25/2 12.5% है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/8 आ जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, तो ये 12.5% है ना, 12.5% है, 12.5% को बच्चे अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 है। अब देखो मैं आपको एक और, अभी हमने कुछ टेक्निक सीखी, मैं आपको एक और नई टेक्निक सिखाता हूँ इंटरेस्ट निकालने की, दिखाऊं, तैयार हो, चलो देखो। तो क्या क्या किया, पहले हमने हमने देखा कि ढाई साल में होते हैं 30 महीने, 30 महीने में 10-10 महीने का 3 टर्म होता है, वो निकाल दिया, 3 बार देखना पड़ेगा, रेट को एडजस्ट किया 10 महीने के हिसाब से, तो पता चला रेट 12.5% है, इसको फ्रैक्शन में 1/8 सोच सकते हो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ रहे थे 4096 के ऊपर, ऐसे देखो, ट्री बनाइए, 4096, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल, अगर ये साधारण ब्याज होता तो हर साल में जो ब्याज है वो बराबर लगता, किस रेट से, 1/8 की दर से, किस रेट से सर, 1/8 की दर से, 1/8, 1/8, अब इसके बाद हम पढ़ने लिखेंगे, हर ब्रांच में 1/8 का ही फैक्टर है, 1/8 की दर से ये कितना हो जाएगा, 1/8 की दर से 512 हो जाएगा, ये भी 512 हो जाएगा और ये भी 512 हो जाएगा, 3 बार देखना है ना,
चक्रवृद्धि ब्याज में ये अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो बात खत्म हो गई। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो पहली लाइन में बात खत्म हो जाती, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज है ना वो और ब्याज कमा के देता है। ये 512 जो एक साइकिल के एंड में आ गया ना, 512 जो एक टर्म के एंड में आ गया, वो अगले 2 टर्म्स के लिए एक्स्ट्रा मूलधन का काम करेगा और इस पे और हमें ब्याज कमा के वो देगा। तो 512 का 1/8 कितना होता है बच्चा? 64 होता है। इस 512 का 64 यहाँ पर आएगा और इस 512 का 64 यहाँ भी आएगा, क्योंकि ये अब आगे के टर्म्स के लिए मूलधन का काम कर रहा है। अच्छा, ये जो 512 है वो इस टर्म के लिए, अगली टर्म के लिए मूलधन का काम करे। इस 512 का 8वां हिस्सा, इस 512 का 8वां हिस्सा 64 तीसरे टर्म में महसूस होगा आपको। तो हमें हर ब्याज का भी फर्दर ब्याज देखना है जो निकाला, जो कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये जो 512 का ब्याज है वो 1/8 हिस्सा 64 कंट्रीब्यूट करेगा अगले टर्म में। ये जो 512 का ब्याज है वो 1/8 हिस्सा 64 वो अगले टर्म में कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये जो 64 ये रह गया, इसको तो समय नहीं मिल रहा है, इतना तो बात खत्म हो जा रही है। ये 64 ही रह गया, ये 64 है। ये 64 बेटा जी 1/8 हिस्सा, 64 का 1/8 खुद 8 होता है। 64 का 1/8 खुद 8 होता है। तो ये 64, ये 64, ये 8 वाला हिस्सा आगे के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। अब इन सबका सम हमारा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 512 3 बार है, 64 3 बार है, 8 एक बार है, तो जोड़ने में ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। 512 3 बार है, लिखना है तो एग्जाम में तो मौखिक कर लेंगे इसको। 64 3 बार है और प्लस 8 एक बार है, ठीक है। तो 512 3 बार तो 1536 हो गया। 1536 और 8 जोड़ दो तो 1544 पहले प्लस 192 हो गया। 192 के लिए 200 जोड़ो, 8 माइनस कर दो तो 1736। ठीक है, तो ये विकल्प तो नहीं यहाँ पर क्वेश्चन, ये रेशियो का क्वेश्चन गलती से आ गया, लेकिन आप आंसर निकाल सकते हो ना। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। मान लो आपको अमाउंट पूछा होता तो ये इंटरेस्ट आप मूलधन में जोड़ देते। मान लो बेटा जी आपको अमाउंट पूछा होता तो जो ब्याज आया वो आप मूलधन में जोड़ देते। ठीक है, तो इस ट्री डायग्राम से ना सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आता है। ट्रिक भी बहुत बढ़िया है, जल्दी जल्दी हो भी जाता है और सब समझ में आ जाता है, ज्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ता। बोलोगे सर कहाँ समय कम लगा, समय तो ज्यादा लगा दिया आपने। अरे भाई आपको समझा रहा हूँ ना कि कैसे होगा। जब आप अपने लिए करोगे तो कितनी कम समय में इसको खटाखट कर सकते हो। कितने सालों में जो 3,000 रुपए है वो 993 रुपए ब्याज की तर्ज पे देगा, 10% अगर आप एनुअली कंपाउंडेड कर रहे हो तो विकल्पों को भी देखो। 1 साल तो कोई विकल्प नहीं, 2 साल का देख लेते हैं। तो 2 साल का रेट इक्विवेलेंट देखते हैं। ठीक है, अगर अगर 2 साल ट्राई करके देखते हैं। अगर 2 साल हुआ तो एक 10 होता है, एक 10 होता है सर, और एक बार क्या होता है 10 गुने 10 बटा 100, ये 21% हो जाता है 2 सालों का। तो 3,000 का 21%, 993 तो नहीं आएगा। 3,000 का 21%, 993 तो नहीं आएगा। अब तीसरे साल को भी इंक्लूड करके देखते हैं, थर्ड ईयर को। तो पहले 2 सालों का जो इफेक्टिव रेट है वो 21% हो गया। पहले 2 सालों का जो इफेक्टिव रेट है बच्चे वो 21% हो गया। तीसरे साल के अकेले का रेट 10% है, तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, है ना। n इक्वल टू अगर 3 कर चेक करो तो 21, तो पहले 2 सालों का एक नंबर आ गया। तो अगर 3 साल हो ना तो ऐसी चालाकी करो, आप पहले 2 सालों का इफेक्टिव निकाल लो, उसको एक मान के तीसरे साल के साथ फिर वही फॉर्मुला चिपका, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे लंबा तो नहीं आना चाहिए एग्जाम में। तो पहले 2 सालों का एक नंबर 21 मिल गया, उसको चिपका दिया, 1 साल का मानते हुए। थर्ड ईयर का देखो, थर्ड ईयर का फिर से 10% है और एक एक्स्ट्रा क्या होता है, दोनों का गुणा डिवाइड बाई 21 गुणे 10 डिवाइड बाई 100। तो कितना आ जाए बेटा, 2.1 जा रहा है। तो 31 और 2.1 33.1%, ये मैच कर जाएगा, चेक कर लो। 33.1% को अगर परसेंट हटाओगे तो डेसिमल में कितना हो जाएगा, डेसिमल में जाएगा 0.331। परसेंट हटा दे तो डेसिमल 100 से डिवाइड करना होता है ना। ध्यान रखो दोनों सेम नंबर हैं, क्योंकि ऊपर में प्रतिशत का साइन है, नीचे में नहीं। प्रतिशत का साइन हटाते ही 100 से डिवाइड हो जाता है। तो भाई साहब जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो 0.331 गुणे गुणे प्रिंसिपल है, जो कि कितना है 3,000 ना। 3,000 का ना, देख लो अगर याद नहीं आ रहा तो 3,000 रुपए इफेक्टिव जो ब्याज है वो आपने निकाला है। 0.331 गुना करोगे तो 993
3 बार 0 और कैंसिल होकर 993 आता है, जो बिल्कुल मैच करता है। इसका मतलब आपका जो n था वो, ऐसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से जाते हो, जो लगता है कि ये होगा उसके हिसाब से ट्राई करते हो। छोटे वाले से शुरू करोगे तो चांसेस है कि कोई मिस ज्यादा नहीं होगा। बाकी मैथ्स है, कुछ फिक्स करना बहुत मुश्किल है, आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ सकता है। आइडिया समझ में आ गया आपको, तो आपको कोई भी इधर उधर घुमाए फिराएगा तो आप मैनेज कर ही लोगे, है ना बच्चा। 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअल, है ना। तो रेट फॉर 6 मंथ, 6 महीनों का जो रेट है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको। ये जो रेट है 20%, वो 1 साल का है ना। 20% जो रेट है बेटा वो 1 साल का है, आपको 6 महीने मतलब आधे साल के लिए चाहिए। तो आपका जो रेट हो जाएगा एक यहाँ पर वो 10% माना जाएगा 6 महीनों के लिए, ठीक है। 6 महीनों का जो रेट है वो 10% माना जाएगा। कितना, 8,000 से 8,000 अगर आपने मूलधन लगाया तो 2648, अगर आप फ्रैक्शन देख लोगे, देखो कितना होगा। तो 2648 ये देखो कितना बन रहा है, 2648 डिवाइड बाय 8। सर वो देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.331 बन रहा है। और अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था कि 0.331 तब बनता है जब 0.331 10% पे तब बनता है, हमेशा नहीं। 0.331 10% पे तब बनता है जब n का मान 3 है। अभी इसी के पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने, नहीं तो मैं दोबारा डिस्कस कर देता। नॉर्मली तो समझाना चाहिए, लेकिन आप जस्ट करके उठे इस क्वेश्चन को तो वहां से तो आप कैरी कर ही रहोगे ना आइडिया। तो अगर रेट 10% है और 0.331 का फैक्टर लग रहा है, मतलब 3 बार देखा गया होगा चक्रवृद्धि ब्याज, 3 बार देखा गया, ध्यान रहे 3 बार देखा गया 6-6 महीने के स्पैन में, कि आप 6-6 महीने में कंपाउंड कर रहे हो, आप 6-6 महीने में कंपाउंड कर रहे हो। तो 6-6 महीने का 3 स्पैन देखा गया बच्चा, 6-6 महीने का 3 स्पैन देखा गया, 18 महीने बाद ऐसा, 6-6 महीने के 3 स्पैन देखे गए तो 18 महीने बाद ऐसा, ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सम है, वो उसका 2809,000 हो जाता है 2 सालों में, और 6% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली में तो कोई दिक्कत नहीं। 6% कितना होता है, 6% होता है सर 3/50। इसको रीड करिए, 6% होता है 3/50। 3/50 का क्या मतलब है कि 50 यूनिट बढ़ के 53 हो जा रहा होगा, 50 यूनिट और बढ़ के 53 हो जा रहा होगा। आप इसको करने की बजाय सीधा ऐसे समझ सकते हो कि 2 साल है ना, तो 53/50 की 53/50 का स्क्वायर का फैक्टर लग गया, 53/50 की स्क्वायर का फैक्टर लग गया 2 बार, 53/50, 53/50 एक। तो यही कहने का एक और तरीका है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, राइट। अगर किसी को ये पता है ना कि चलिए तो रेशियो अप्रोच हो जाएगा, तो यही है रेशियो अप्रोच यार। 53/50 का रेशियो एक बार, 2 बार, मैंने 2 बार गुणा कर दिया। वही चीज हम सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। क्या मतलब है कि इसको गुणा किया जाए तो 2500 बन गया है, इसका होता है 2809, फाइंड कर सकते हो, थोड़ा मोड़ा याद रखने से सही सही रहता है। तो 2500 यूनिट का जो मूलधन है वो 2800 यूनिट के मिश्र धन में तब्दील हो गया है। और एक्चुअल मिश्र धन, वास्तविकता में जो मिश्र धन है बच्चे, वो ये है। मतलब इसके लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप 100 से यहाँ गुणा करते हो बच्चा, तो आपको 100 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। एक बात समझ में, तो उस प्रतिशत को डिकोड करो। 6% पर एनम है, टाइम भी 2 ईयर्स है, कोई लफड़ा नहीं है। 6 महीने वगैरह होता है तो एडजस्ट करना पड़ता है, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में देख भी चुके हैं। तो 6% में 3/50, मतलब 50 में 3 मिनट बढ़ के 53 में तब्दील हो जा रहा है। 50-53 में, फिर 50-53 में गुणा कर दो सक्सेसिव की तरह, तो 2500 2809 में तब्दील हो जा रहा है। वास्तविक वैल्यू इसकी एक डबल जीरो लगा के आएगी, तो डबल जीरो यहाँ लगा, डबल जीरो यहाँ भी लगा दिया, सीधा बच्चे आपका उत्तर ही आ गया। सीखने पर एक बार सीख जाओगे तो कोई तकलीफ ज्यादा होती नहीं।
₹1500 का जो सम है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया है 20% रेट के साथ। अगर अब दो सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं, एक बार बोला गया कि 20% वैसे ही दे दो, एक बार बोला गया कि 6 महीने में कंपाउंड करके दो। तो दोनों सिनेरियो का जो अंतर है वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं। तो अगर 20% रेट इक्विवेलेंट निकालो फॉर 6 मंथ्स की, फॉर 6 मंथ 6 महीनों के लिए जो रेट माना जाएगा वो हो जाएगा 20 का आधा। 6 महीने के लिए जो रेट माना जाएगा वो हो जाएगा 20 का आधा। और बात 1 साल की हो रही है तो 6 महीने के कितने एन आई? बात 6 साल 1 साल की हो रही है तो 6 महीने के 2 स्पैन आए, है ना? 2 स्पैन आए। करेक्ट। तो रेट इक्विवेलेंट 6 महीने वाले का, 1 साल वाले को तो पता ही है। 1 साल वाले को तो पता ही 20% है। देखो पहले साल में अगर आपको देखना हो तो समझते हो कि पहले साल के अंत में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क पहले साल के बाद होना शुरू होता है, जब जो इकट्ठा ब्याज है वो और ब्याज कमा के हमें देने लगता है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज अगर 50 साल तक पड़ा है तो एक भी रुपए कमा के नहीं देगा। पहले साल तक पहले साल तक तो कोई एक्स्ट्रा ब्याज था ही नहीं, तो मूलधन ही चल रहा था। तो जितना सिंपल इंटरेस्ट है उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ, दूसरे साल ऑनवर्ड्स या दूसरे टर्म ऑनवर्ड्स सिंपल से कंपाउंड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने के लिए जो रेट है वो 10% है। तो रेट इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो रेट इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 10 10 प्लस 10 गुणे 10/100, तो 21%। कितना रहा बच्चा? 21%। तो भाई 1% का ही तो फर्क है। 20% तो पहले ही कमा रहे थे, है ना? जो अंतर है, जो अंतर है, पहले 20% तो कमा ही रहे थे, इस चेंज की वजह से अब 21% कमा रहे हो। तो जो अंतर है सिंपल सा 1% है ना। 1% कितना होता है? 1/100 होता है। 1/100, इसका 1/100 सीधा उत्तर 150 आ जाएगा ना। ठीक है, सीधा उत्तर 1/100, 1/100 गुणे 15, 1/100 गुणे 15,000, 150 का फर्क आ जाएगा। बढ़िया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 8,400 पे एक 1.5 साल के लिए 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली और दर है 12%। तो आपका जो एक्चुअल दर है 6 मंथ्स वाला, आपका जो एक्चुअल दर है 6 मंथ्स वाला वो 12 का आधा 6% हो जाएगा। पहले ये बात मानते हो? क्योंकि 12% रेट पूरे साल का है ना? 12% रेट पूरे साल का है, तो 6 महीने का जो रेट है वो 6% हो जाएगा। मानते हो इस बात को आप? तो 6% का क्या मतलब बेटा जी? अभी आपको मैंने समझाया, अभी आपको समझाया था। 6% का मतलब है कि 50-53 हो जाता है ना। 6% का मतलब 50-53 हो जाता है। तो फैक्टर कितने का लगता है? फैक्टर लगता है 53/50 का। फैक्टर कितने का लगता है? 53/50 का। 2 बार होना है, हाँ, 2 बार, सॉरी 3 बार होना है, 3 बार होना है। 53/50, 53/50 तीन बार होना है। क्योंकि ये 3 बार होना है तो 3 से गुना करके और फिर 8400, सॉरी तीसरी की पावर 8400 गुना कर दो तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा, मिश्र धन। अब अमाउंट जो आएगा उसमें 8400 माइनस कर देंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन सर ये तो बहुत लंबा हो गया ना। एक तरीका ये समझ आ गया ना, इसका अपना इंपॉर्टेंस है, समझ तो आ गया ना बच्चा कि रेट इक्विवेलेंट, रेट एक्चुअली 6% है, मतलब 50 से 53, 50 से 53 तीन बार, तीन टर्म्स में, सर तीन टर्म्स में क्या हो रहा है? 1.5 साल हो रहा है। अरे यार 6 महीने का आपका एक टर्म, बच्चे 6 महीने का आपका एक टर्म है, तो 1.5 साल में कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स हो गए। तो 3 टर्म्स तक लगातार 50 का 53, 50 का 53 हो रहा है, मतलब फैक्टर 53/50 लग जाएगा क्यूब के फॉर्म। इससे आपको मिश्र धन मिल जाएगा। 8400 माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। लेकिन ये तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? काफी समय लग जाएगा ऐसे करने में। थोड़ा कुछ ढंग का तरीका बता दो। तो चलो दूसरा तरीका देख लेते, ट्री मेथड से देख लेते हैं। 6% लग रहा है 8400, 8400 का 6%। ठीक है, 6% लगना है।
8400 का 6%, तो 6/100, 6/100 कर दो इसमें, 6/100 करो, 6/100 करोगे 100 से 0 कट जाएगा, 6 से गुना होगा तो 504 हो जाएगा। 504, 504, 504। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये 504 3 बार लेके बात खत्म हो गई होती, लेकिन यह है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पे ब्याज। तो 504 का और 6% इन टर्म्स में ऐड होगा। तो 504 का 6% निकालो क्या, है ना, 6/100 करोगे तो कितना होता है, 6 से गुना करो इसको तो 30/24 होता है। तो 30.24, 30.24 इसकी वजह से यहाँ ब्याज इकट्ठा होगा, और 504 की वजह से आगे हमेशा ब्याज इकट्ठा होता ही चला जाएगा जब तक देखो। इस 504 की वजह से, इस 504 की वजह से यहाँ 30.24 ब्याज इकट्ठा होगा। अभी एक छोटा सा एलिमेंट और रह गया है, इस 30.24 की वजह से भी और ब्याज इकट्ठा होगा। तो इस 30.24 को अगर आप 6%, 6% मतलब 0.06 से मल्टीप्लाई करते हो तो पहले 6 से गुना करो और डेसिमल बाद में लगा देना। 6 से गुना करो, अंदाजे से कर लो, वर्बली यहाँ कर लेते, 6 से गुना करेंगे तो 44 आएगा, 144 आ जाएगा, 18। इसमें 2 जीरो डेसिमल यहाँ 2 प्लेस आगे आ जाएगा ना, क्योंकि 0.06 था, तो मोटा मोटा 1.82 है, 1.81। अब सबको जोड़ेंगे ना तब आपको उत्तर आएगा। सबको समझ आ रहा है ना? तो 6% है 8400 पे, वो 504, 504, 504 ये तो सब में जाएगा। ये 504 अगले टर्म में और अगले के अगले टर्म में मूलधन बन के इंटरेस्ट पैदा करेगा। ये 504 इसके अगले टर्म में मूलधन बन के इंटरेस्ट पैदा करेगा, और ये छोटा सा जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये भी अगले टर्म में मूलधन बन के 1.81 यूनिट इंटरेस्ट पैदा करेगा। सबको जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, जोड़ सकते हैं आप अपने आप से, जोड़ेंगे तो 1512 ना, 1512 आ रहा है, ये जोड़ेंगे तो 90.72 आ रहा है, तो 1512 आ रहा है, 90.72 भी आ रहा है, और 1.81 भी आ रहा है। मोटा मोटा आइडिया लग गया ना सर? 2 1 छोड़ो, ये 5 लास्ट में पिछले विकल्पों में ऐसा ही था। 5 1 आ जाएगा, 1 1 2 2 2 4 हो जाएगा, और 160 हो जाएगा, 1604.5 ऐसा कुछ विकल्प मैच करेगा, 1604. मैं आपको कैलकुलेशन करके तसल्ली दिला रहा हूँ कि चीजें मैनेजेबल हैं एग्जाम में भी, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा लंबा है, कभी कभार होता है, बट इतना कैलकुलेशन तो एग्जाम में करना पड़ेगा, और जितना घर पे प्रैक्टिस करोगे उतना ये डर कम होता चला जाएगा। ठीक है बच्चे, बच्चों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कंपैरिजन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत जगह ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें अंतर बताना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 1000 रुपए पे एक साल, एक 20% पर एनम पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट तो आपको दे दिया, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकाल लो तो उनका रेट का डिफरेंस से आपका काम हो जाए। तो एक बार रेट का अंतर दिखाते हैं, मैं टी डायग्राम से दिखाता हूं आपको, जो आसान लगे आप उसे सीख लेना, आना दोनों चाहिए। तो कंपोनेंट हाफ ईयरली है, रेट ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का जो रेट होगा बच्चा, है ना, रेट ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का जो रेट होगा वो कितना होगा, वो 10% हो जाएगा, है ना, 6 महीने का रेट होगा बेटा जी वो 10% हो जाएगा। अब कितनी बार है एक साल में, 6 महीने के स्पैन कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। एक साल में 6 महीने के स्पैन कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे, मानते हो इस बात को? तो कम 6 महीने का जो रेट है उसको पहले कर दिया 10%, 6 महीने का रेट है उसको कर दिया 10%। N2 का मतलब है कि साल भर में, एक साल में 6 महीने के कितने स्पैन आएंगे, 2 आएंगे, तो जो रेट इक्विवेलेंट आ जाएगा, रेट इक्विवेलेंट बन जाएगा, वो कितना बनेगा, फॉर्मूला आता है ना 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100, ये वाला फॉर्मूला सीखा है ना आपने सक्सेसिव में, या इसे कंपाउंड में मैंने आपको बेसिक्स वाले में समझाया था। ये प्रतिशत जो है वो 21%, तो जो अंतर है बच्चे वो अंतर 1% का है ना, तो जो अंतर है वो अंतर 1% का है, 1%, क्योंकि साधारण ब्याज में 20% का रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपने सॉल्व करके निकाल लिया कि इफेक्टिव रेट 21% का है, तो जो अंतर है वो 1% का है। 1% किसका, मूलधन का, मूलधन का 1% निकालोगे बच्चे मेरा तो 10 रुपए आपका उत्तर आ जाएगा ना, मूलधन का 1% 10 रुपए आपका उत्तर आ जाएगा।
ये एक तरीका है करने का। एक और तरीका मैं बताता हूँ, देखो आपको जो सही लगता है उससे सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका बताता हूँ, इसमें क्या है कि 1000 रुपये, ठीक है। दो दो स्पैन है ना, दो ही स्पैन है, 1000 रुपये, दो स्पैन। रेट तो आपको निकालना पड़ेगा, 6 महीने का जो रेट है वो तो निकाल लिया ना आपने, 6 महीने का जो रेट है वो भी निकाल लिया था। कितना था? 10%। 10%, 10% मतलब 1/10 फ्रैक्शन। तो 10% का रेट अगर आप यहाँ लगाओगे तो 1/10, 1/10 फ्रैक्शन करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो जो पहली लाइन होती है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम होती है। पहली लाइन जो होती है बेटा जी, वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा सेम होती है, वो बराबर होती है, उसमें चेंज नहीं होता। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क ये हो जाता है कि जो ब्याज है ना, पहले टर्म के एंड में, टर्म में बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा साल नहीं हुआ, 6-6 महीने की दो टर्म्स है ना, 6-6 महीने की दो अवधियां हैं। तो एक अवधि के अंत में जो ब्याज इकट्ठा होता है, एक अवधि के अंत में जो ब्याज इकट्ठा हो जाता है बच्चे, वो अगले अवधि के लिए मूलधन का काम करता है और ब्याज कमाकर हमें देता है। कि 100 रुपए का जो ब्याज है वो अगले टर्म के लिए एक्स्ट्रा मूलधन का काम करेगा। पुराना मूलधन तो है, उसमें तो ब्याज कमाया ही कमाया, जो ये नया ब्याज है ना, वो भी मूलधन की तरह रोल प्ले करेगा और इस पर और ब्याज कैलकुलेट आप करोगे। तो इस पर आप कितना ब्याज कैलकुलेट करेंगे? 1/10 नहीं, 10 रुपए का। और तो ये जो पहली लाइन होती है वो तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में बराबर होती है। ये जो ये वाली लाइन है ना, यही वो अंतर है, यही बच्चे वो अंतर है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा चाहिए तो इन तीनों का सम हो जाएगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा चाहिए तो इन तीनों का सम हो जाएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो सिर्फ इन दोनों का सम होगा, और अंतर चाहिए तो सिर्फ ये मात्रा हो जाएगी। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से कोशिश कर सकते हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम, ये 72 रुपए, इस बार अंतर दे दिया उन्होंने, है ना, इस बार उन्होंने अंतर ही दे दिया। तो क्या वैल्यू है बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, रेट है ना उसको डिकोड करो। अच्छी बात है कि कंपाउंडेड पर एनम है तो वो लफड़ा नहीं, रेट वेट कम करने का कोई टेंशन नहीं। 12% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 3/25, है ना, 3/25। अब दो टर्म्स की बात हो रही है ना, तो आप जो मूलधन है ना उसको ऐसा मानो ताकि फ्रैक्शन अवॉइड हो जाए। नीचे 25 आ गया है और दो टर्म्स की बात हो रही है ना, नीचे 25 आ गया बच्चे और दो टर्म्स की बात हो रही है, जो प्रिंसिपल है उसको आप 25 × 25 ऐसे एज्यूम करें, ठीक है, ताकि फ्रैक्शन अवॉइड हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़े सर? ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी। ये काफी कन्वीनियंट तरीका, काफी आसान तरीका है ना। तो रेट को पहले डिकोड करो 3/25, उसके बाद 25 दो बार लिख दो, 25 × 25 के फॉर्म में एज्यूम करो तो फ्रैक्शन अवॉइड हो जाए, ठीक है, फ्रैक्शन अवॉइड हो जाए। पी आ गया 25 × 25, बढ़िया, ठीक है। अब आगे देखो टी डायग्राम से, आपने प्रिंसिपल कितना हो गया 25 × 25, रेट कितना था आपका, रेट कितना था बच्चे, रेट था आपका 3/25, है ना, रेट था 3/25, ये 3/25 था, ये 3/25 था। देखते हैं ब्याज कितना इकट्ठा होता है। तो 3/25 का फैक्टर यहाँ लगा दोगे बच्चे, यहाँ 3/25 का फैक्टर लगाओगे तो 25 कट जाएगा, एक 25 से 3 गुणा होकर 75 रुपए का ब्याज इकट्ठा करें। सेम यहाँ 75 रुपए का ब्याज इकट्ठा होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, पिछले प्रश्न में आपको जस्ट समझाया था मैंने कि ये साधारण ब्याज वाली बात हो गई। साधारण ब्याज तो रहेगा ही कंपाउंड इंटरेस्ट में, एक्स्ट्रा और ब्याज आएगा इसका ना, इसका फर्दर कंट्रीब्यूशन आएगा, इसका फर्दर 3/25 के हिसाब से और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आएगा। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 3/25 का फैक्टर लगाओगे, 25 दिया 3 दिया 9 हो जाएगा। ये 9 रुपए जो है ना बच्चा, ये 9 अंतर है, जो 9, ये 9 अंतर है। तो आपका अंतर जो है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये लाइन सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है। आपका जो अंतर है वो 9 यूनिट है, और 9 यूनिट का जो वास्तविक मान है, 9 यूनिट का जो वास्तविक मान है वो 72 है ना। तो हम इसे ये कंक्लूड करते हैं कि 9 यूनिट्स का जो वास्तविक मान है
वो 72 रुपए। तो एक यूनिट का वास्तविक मान, एक यूनिट का वास्तविक मान 8 रुपए है ना। एक यूनिट का वास्तविक मान 8 रुपए, करेक्ट। तो 9 यूनिट का वास्तविक मान 72 रुपए है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं। तो 9 यूनिट्स का वास्तविक मान 72 रुपए है, तो एक यूनिट का वास्तविक मान 8 रुपए है ना। एक यूनिट का वास्तविक मान 8 रुपए है। आपको कितने यूनिट की बात है, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो गया, तो प्रिंसिपल हो गया 25 गुणा 25 गुणा, ठीक है, 25 गुणा 25 गुणा 8, ठीक है। प्रिंसिपल का 25 गुणा 25 गुणा 8 रुपए पूरा कैलकुलेट करेंगे तो एक 25 इंटू 8 होता है 2000, 2000 से 25 गुणा करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। आप 2000 से 25 इंटू 8 सॉरी 200 होता है, 25 इंटू 8 200 होता है, 200 से 25 गुणा करेंगे तो 5000 आपका उत्तर हो जाएगा। अब 3 सालों की बात हो रही है, 3 साल वाले भी एग्जाम्पल देख लेते हैं सर ना। 3 सालों की बात हो रही है, देखिए 3 साल वाले कोशिश करिए, शुरुआत करिए, कैसे करेंगे। शुरुआत कैसे करेंगे, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट 5000 का सम 8%। 8% क्या होता है, 8% होता है, 8% को डिकोड करो 2/25। कंपाउंड एनुअली तो कोई लफड़े की बात नहीं। चलो अगले पेज पे दिखाता हूँ। यहाँ इसमें प्रिंसिपल दे रखा है तो कुछ एज्यूम नहीं करना, बस सॉल्व करना है। लेकिन फर्क थोड़ा सा ये है कि बात 3 सालों की हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए। 3/25 का फैक्टर लगाइए, सॉरी 2/25, 8% था ना, 8% था मतलब 2/25। 2/25 का फैक्टर लगाओगे हर जगह पर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ भी 2/25 का फैक्टर लगाओगे, यहाँ भी 2/25 का फैक्टर लगाओगे। देखो 25 से काटोगे तो 200, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा। तो 400 रुपए का ब्याज पहले साल में, 400 रुपए का ब्याज दूसरे साल में, 400 रुपए का ब्याज तीसरे साल में। ये पहली लाइन होगी सिंपल इंटरेस्ट की। अब इसके अलावा जो बाकी ब्याज बनेगा ना, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और वही वो आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा, जो अंतर होगा सिंपल कंपाउंड। ये हिस्सा सिंपल इंटरेस्ट में भी काउंट होगा, ये हिस्सा कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काउंट होगा। जो आगे जो चीज बनेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में काउंट होगी, वही आपका अंतर हो जाएगा। निकाले, तो इसका लगाओ 2/25 का फैक्टर लगाओ। 400 का 2/25 का फैक्टर कितना होता है, निकाल सकते हो ना, मौके निकाल सकते हो आप। तो ये 32 हो जाता है। तो ये जो 400 रुपए है ना, वो अगले टर्म में 32 कमा के देगा, और यही 400 रुपए उसके अगले टर्म में भी 32 कमा के देगा। क्योंकि आप जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज में जो एक बार इंटरेस्ट आ गया ना, वो अगले टर्म्स के लिए खुद मूलधन का काम करता है। तो ये 400 रुपए मूलधन का काम करते हुए अगले टर्म में 32 रुपए, और अगले और टर्म में फिर 32 रुपए इंटरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ये 400 रुपए भी उसके अगले टर्म में 32 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। ये 400 रुपए भी अगले टर्म में 32 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और ये 32 रुपए खुद भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो सर 32 कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा देख लो ना, अंदाजा ही लेना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन ने बोला था ना नियरेस्ट टू इंटीजर बताना है, अंदाजा ही लेना है। तो ऑलमोस्ट 3 हो जाएगा, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट पूछा है ना, तो ये ऑलमोस्ट अंतर हो जाएगा, ऑलमोस्ट अंतर हो जाएगा। तो कितना अंतर हो जाएगा बेटा जी, ऑलमोस्ट 99 अंतर हो जाएगा, क्योंकि देखिए विकल्प में मौजूद था। ठीक है, गुड। तो 3.5 साल में जो कुछ सम है उसका 3.5 सालों में कुछ रेट रेट पे 2940 दे रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो मैंने आपको समझाया है, सिंपल इंटरेस्ट में रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करो, रेट टाइम को मल्टीप्लाई करो तो इफेक्टिव रेट आ जाता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 35% आ जाता है। अब इसे कंक्लूड कर सकते हो, जैसे 35% ऑफ प्रिंसिपल का जो मान है ना, वो 2940 है ना। क्योंकि ये जो चीज मिल जाएगी आपस में तो क्या हो जाएगी, 35%, 3.5 इंटू 10। तो 35% किसका, मूलधन का। 35% मूलधन का जो मान है वो 2940 के बराबर है।
35 से कट करेंगे आप इसको, 35 से कट करेंगे 84 बनेगा, मतलब 1% प्रिंसिपल का मान 84 है। ठीक है, 1% प्रिंसिपल का मान 84 है, तो प्रिंसिपल वाकई में, मूलधन वाकई में 8400 है। कैसे पता किया सर? 1% प्रिंसिपल का मान अगर 84 है तो 1 से 100%, 100% क्यों? क्योंकि नंबर अपने खुद का 100% ही होता है ना, नंबर अपने खुद का 100% ही होता है, तो 100% प्रिंसिपल का मान 8400 रुपए। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 8400 रुपए। अब आपसे बोला जा रहा है कि 2.5 सालों में कंपाउंडेड ईयरली, ये थोड़ी अजीब सी बात होगी कि 2.5 साल बोल रहे हैं, 2.5 साल कंपाउंडेड ईयरली है यार, तो टाइम भी तो 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे होना चाहिए था ना, 2.5 साल का क्या मतलब है, बीच में का क्या मतलब है? तो ये चालाकी करो, देखो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट टर्म पहले टर्म का जो रेट है वो तो आपका पूरा पूरा 10 है। रेट ऑफ सेकेंड टर्म वो भी दूसरी टर्म का भी पूरा पूरा 10 ले लो, और जो तीसरे टर्म का रेट ले लो ना, क्योंकि जो तीसरा टर्म है वो आपका आधे साल का ही है, तो तीसरा टर्म बेटा जी वो आपका आधे साल का ही है। तो पूरे साल का रेट अगर 10% है तो आधे साल का रेट आपका आधा 5% हो जाएगा ना। पूरे साल का रेट अगर 10% है बच्चे, तो आधे साल का रेट जो है आपका वो 5% के बराबर हो जाएगा। मानते हो इस बात को? मेरी बात समझ में? तो 2.5 साल था, 2.5 साल था, मतलब 2 साल और आधा साल। 2 साल में, एक साल में 10, एक साल में 10, और जो आधा साल है, साल का जो आधा हिस्सा है उसकी जगह, उसमें हमने क्या किया, 10 की जगह ले लिया 5। साल का जो आधा हिस्सा है उसमें हमने 10 की जगह ले लिया 5। अब इसका इफेक्टिव निकाल लेते हैं ना, इसका इफेक्टिव निकाल लेते हैं, निकालते हैं, उससे पता चलेगा फिर। तो निकालते हैं, तो 10, 10, 5 ये रेट है। 10 और 10 का इफेक्टिव 21% होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, दोबारा करने की जरूरत नहीं, किया था ना 10 और 10। इसको कंबाइन करो 21 और 5, तो 21 प्लस 5 ना, फॉर्मूला है 21 प्लस 5 प्लस क्या होता है बेटा, 21 गुणे 5 बटा 100, तो कितना होता है ये हो गया 26, 1.05, तो 27.05%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट आ गया ना, वो 27.05% आ गया, और प्रिंसिपल आपको 8400 पता है। प्रिंसिपल आपको 8400 पता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा 27.05%, परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, गुणे 8400। 8400 का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और आपको इससे गुना करना पड़ेगा। गुना करना इतना मुश्किल काम नहीं है, डेसिमल को भूल जाओ, अभी 4 से गुना करो तो 20, 108, जब आप 8 से गुना करते हैं तो इसका डबल आ जाता है, तो 216, 40। ठीक है, तो 20272, दो डेसिमल भूल गए थे ना, तो ये आपका उत्तर है 2272 के आसपास का, और 2272 आपके पास मौजूद है विकल्प, तो ये आपका सही है। ठीक है, गुड, आई बात समझ में? अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि इससे तो बहुत कैलकुलेशन है, टाइम लगेगा। देखो टाइम तो लगता है शुरुआत में, जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो ना तो इतना टाइम नहीं लगता, फिर फटाफट फटाफट कर लेते हो, तो समझ समझ के बोल बोल के कर रहे हैं, अगर आप अपने आप से करोगे तो काफी कम समय में ये चीजें की जा सकती है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, वो करके ही होगा, सिर्फ बैठ के नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, किसी दिन करते करते ही होगा। फिर डिफरेंस पूछ लिया सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो क्या करें, ट्री बना के कर लेते हैं इस पर, बाकी अब रेट वाला तरीका आप खुद बना के कोशिश करना। क्या है भाई, देखो ये जो है टाइम कितना हो गया, इसको कन्वर्ट करोगे तो कितने महीने, 15 महीने है ना, 15 महीने, और कितने महीने में कंपाउंड हो रहे हैं, 5 महीने में आप कंपाउंड कर रहे हो, मतलब 3 टर्म्स हो, है ना, 3 बार देखना पड़ेगा, थ्री में 3 ब्रांचेस बन जाए, 5 महीने के 15 महीने में कितनी ब्रांचेस बनेंगी, 3, 5, 5, 5। अच्छा,
रेट भी 5 महीने के हिसाब से निकाल लो, क्योंकि जो 12% का रेट है वो तो 12 महीने का रेट है ना। जो 12% का रेट है बच्चे, वो तो 12 महीने का रेट है। जो 5 महीने का रेट है, 5 महीने का रेट है, वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 12 महीने का रेट 12%, बहुत सीधा हिसाब है। 12 महीने का रेट 12%, 1 महीने का रेट 1%, 5 महीने का रेट 5%। ये तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। चलो अब ट्री बनाते हैं, सम भी दे दे 12,000, वो सब भी मानना नहीं, फटाफट हो जाए। तो 12,000 रेट कितना निकाला आपने? 20%, 5%, है ना। 5%, 5% कितना होता है बेटा? 1/20। सर 1/20 कहां से आ गया? अरे भाई साहब, पूरा आप परसेंटेज पढ़ चुके हो, ऐसी बात कर रहे हो। 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 1/20 नहीं आएगा तो बच्चे क्या आएगा? क्या कर रहे हो आप? 20 से फैक्टर डिवाइड कर दो तो कितना हो गया ये? ठीक है, 20 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 12,000 का ना, तो 600। ठीक है, 12,000 20 से डिवाइड किया 600 हो गया। 600 यहाँ, 600 यहाँ, 600 यहाँ। इस पे इतना देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है वो सिंपल कमोडिटीज में सेम होती है। आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है हमारी, यहाँ से गिनना शुरू करना पड़ेगा। ये 600 का जो 600 का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखो। तो 600 का जो कंट्रीब्यूशन है बेटा जी, 1/20 के हिसाब से, 1/20 के हिसाब से कितना होगा? 30 होगा। और यही 600 यहाँ भी 30 कंट्रीब्यूट करेगा, ये 600 यहाँ पर 30 कंट्रीब्यूट करेगा, और ये 30 भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा ना। कितना करेगा सर? मेंटली भी कर सकते हो, 1.5 ही होगा, दिख रहा है, लिख के दिखा देता हूँ। 1.5 होगा। तो ये जो 30 है ना, यहाँ पर ये 1.5 कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप बताइए ना कि अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है? 30 3 बार हो गया तो 90, और 1.5 91। देखा देखा लग रहा है, राइट? तो क्वेश्चन देख के लग रहा है ना कि अब ठीक है सर, हो जाएगा हमारे। तो 7500 रुपए का समय, वो 8748 बनता है 2 साल में कुछ मॉनिटर्स के बाद। तो सेम सम एट डबल द अर्ली इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, मैंने इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 8748 को। जरा सा आप देखो, ये थोड़ा एनालिसिस के पार्ट में जा रहा है। तो एक हमारा टॉपिक है आगे, तो मैथ्स में थोड़ा इतना हमेशा कुछ फिक्स नहीं होता, तो ओवरलैप चलता रहता है। एनालिसिस बेस्ड का टॉपिक है ना, एनालिसिस बेस्ड का टॉपिक है वो, इसमें ही कोई बात नहीं, हाँ कर लेते हैं, समझने से मतलब। तो 7500 8748 हो जाता है 2 सालों के बाद। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम सम? 8748, ऐसे देखो, ये रेशियो देखा करो कितना है, 8748 डिवाइड बाई 7500। बात 2 सालों की हो रही है, 2 साल की बात को इस तरह और बेटर, इस तरह ठीक रहेगा। 7500 से ये हो रहा है 8748। देखो जब बात 2 साल की हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपको रूट लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं रूट लगाना पड़ेगा। जो रूट लगाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हमेशा बढ़िया होगा। ठीक है, तो क्या नंबर होगा कि परफेक्ट स्क्वायर होगा? अगर 3 से कैंसिल करो तो परफेक्ट स्क्वायर होने की चांसेस है ना बच्चा। अगर 3 से कैंसिल करो, तो 3 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाता है 2500, और 3 से कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाता है? देखिए, ये हो जाता है 28। ठीक है, 28 29 रहता है, 2916, 2916। 3 से कैंसिल करोगे तो 2916। अब इसको जरा ध्यान से देखोगे, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, तो ये 50 का स्क्वायर है ना। ये 50 के स्क्वायर से ये 54 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये 50 के स्क्वायर से 54 का स्क्वायर हो रहा है। ये 2 सालों की बात है। जब बात 2 सालों की है ना, बात 2 सालों की है, उसको 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पावर दोनों तरफ रूट रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल के लिए, 2 साल से 1 साल के लिए, अगर आपको 2 साल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसको आपको 1 साल में कन्वर्ट करना है, 2 साल से 1 साल के लिए, बात अगर 2 साल की है और आपको उसको 1 साल में कन्वर्ट करना है, तो आपको रूट लगाना पड़ेगा। तो 50 स्क्वायर का रूट लगाना पड़ेगा,
व्हाट 54 स्क्वायर का भी रूट लगाना पड़ेगा, इसलिए पहले रूट लगा रहा मैंने पहले स्क्वायर ढूंढ रहा था ताकि ये स्टेप हमारे लिए काफी आसान हो जाए। तो ये क्या हो गया है, ये एक तरह से 50 से 54 हो गया। तो रेट जो आपका हो गया बेटा जी, रेट ये देख लो 50 से 54 अगर हो गया तो रेट कितना हो गया, 100 से 108 हो गया। तो जो रेट हो गया है वो 8% नजर आ रहा है ना। कोई चीज अगर 100 से 108 हो जाए तो रेट क्या है, 8%। ठीक है, आया समझ में। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, क्या करना है कि आपको बात 2 सालों की हो रही है, राइट। बात अगर 2 सालों की हो रही है और उसको एक साल में कन्वर्ट करना है तो कहीं ना कहीं हमें रूट लगाना ही पड़ेगा। और अगर रूट लगाना है जो आपके सामने है तो स्क्वायर के फॉर्म में हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसमें एक नंबर से कैंसिल कर दिया करो। जैसे आपने कैंसिल किया, इसको 3 से कैंसिल किया, इसको भी 3 से कैंसिल किया। 3 से क्यों कैंसिल किया, क्योंकि 3 से कैंसिल करने पे जो नंबर दिखता है वो परफेक्ट स्क्वायर नजर आता है, वही परफेक्ट स्क्वायर है। हमने यहाँ हिम्मत दिखाई तो हमने फर्क वहां भी दिखा। तो 50 स्क्वायर से कुछ 54 स्क्वायर हो रही है 2 साल। कोशिश बेटा जी 50 स्क्वायर से 54 स्क्वायर हो रही है 2 साल में। तो 2 साल की चीज को अगर 1 साल में कन्वर्ट करना है, 2 साल की इन्फॉर्मेशन को अगर आपको 1 साल में कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ आपको रूट लगाना पड़ेगा। रूट लगाया बेटा आपने, रूट लगाया तो ऐसा लग समझ में आ रहा है कि 50 से वो चीज 54 हो रही है। कुछ 50 से 54 हो रही है मतलब 100 से 108 हो रही है। तो रेट कितना है, 8%। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। तो आपको रेट पता चल गया, डबल द अर्ली इंटरेस्ट रेट, मतलब अब रेट हो गया आपके लिए 16%। 8% रेट था ना, उसका डबल 16% हो गया। ये अच्छी बात है कि सिंपल रेट चाहिए। तो 16% और टाइम क्या है, 4 होल 3/5 ईयर्स, 7500 समय आपका। तो सीधा कैलकुलेशन रहेगी, 7500 को गुणा कर दो। रेट 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 क्या है, 16% निकाला आपने, PRT/100 सीधा फॉर्मूला, PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें। PRT/100, PRT टाइम क्या है, 23/5/100। कैलकुलेशन कर ही लोगे आप। चलो कैलकुलेशन 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 15 कट जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन होगी लेकिन मैनेज कर लेंगे आप। तो 15-16 गुना होंगे, राइट। तो 15-16 गुना हो जाएंगे। 15-16 गुना, लास्ट डिजिट तो सब में 0 0 आ रहा है। तो व्हाट विल सिंपल डबल द अर्ली इंटरेस्ट। 16% हो गया, 16 25 5 6 30। हाँ ठीक है, लास्ट में तो 0 आ ही जाएगा। लास्ट में 0 आएगा, लास्ट को छोड़ो। 5 6 30 तो 15 इंटू 16 कर लो। 15 इंटू 15 225 होता है, 15 इंटू 16 240 होता है। 240 इंटू 30, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2, 3 इंटू 4 12, लास्ट में 2 एक ही जगह है ना। 0 के अलावा लास्ट में हम 2 आएगा, ये पक्का है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आना, 300 के 12 यार, 300 के 12 लास्ट में 0 के अलावा 2। तो ये चालाकियां करके आप काम को थोड़ा आसान बना सकते हो, आपकी थोड़ी मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8% पर एनम, 8% पर एनम। तो 8% पर मतलब इफेक्टिव रेट ही कितना है, इफेक्टिव रेट जो है 24%। ठीक है, सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा सीधा निकल जाएगा, वो निकाल लो, बाद में उसके बाद बात करेंगे। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है बड़ी आसानी से निकल जाएगा, 10% पर एनम 2 years। तो जो इफेक्टिव रेट है हम निकाल चुके हैं ना, ये 21% आता है। निकाल चुके हैं, याद है, पूरा लेक्चर देख लो ना। 10+10 भूल गए कैसे आता है, अरे कैसी बात करो बच्चा, 10+10+10 गुणे 10/100 सिखाया, कितनी बार कर चुके हो आप इसको। इफेक्टिव रेट 21% आता है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सीधा निकल जाएगा आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा जी वो सीधा निकल जाएगा 21%। 21% निकालो ना, 21%, 21% इंटू 1200 करोगे तो प्रतिशत से 100 कट जाएगा ना, प्रतिशत से ये 00 प्रतिशत से कट जाएगा। और आपका 21 इंटू 12 सीधा गुणा हो जाएंगे, जो कि हो जाएगा 252, हो जाएगा 252। अभी जो 252 रुपए का ब्याज आया है ना, 252 रुपए का ब्याज आया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट इसका आधा है, सिंपल इंटरेस्ट का आधा है। सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 126। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इसका आधा 126। अच्छा, और ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट है किस रेट पे, 24% इफेक्टिव रेट। तो 24% प्रिंसिपल का जो मान है वो 126 के बराबर ना, 24% प्रिंसिपल का जो मान है बच्चा वो 126 के बराबर।
यहाँ से आपको 100% प्रिंसिपल का मान पता करना है ना? तो क्या करोगे आप इसमें, अगर 6 से गुणा करते हो तो 24 से बुरा तो नहीं जाएगा, 24 से बुरा नहीं जाएगा तो 6 से कर देते हैं, 6 से करेंगे तो 4% हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है? तो 4% अगर प्रिंसिपल का 21 है, तो 4% से अगर आपको आपने क्या पता कर लिया कि प्रिंसिपल का जो 4% है वो 21 के बराबर है। अब अगर 4 को आपको 100% बनाना है तो उसको 25 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 25 से गुना करना पड़ेगा। तो 100% प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल खुद 100% प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल खुद 20 इंटू 25 कितना होता है, 500 होता है, और 25 एक्स्ट्रा। तो कैलकुलेशन कर करके ही आप चीजों को आसान बना सकते हैं। देखो, पहले आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, पहले बच्चा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, जो कि आ गया 21% रेट के हिसाब से 252। अब ये कहानी सुनाई जा रही है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा है, जबकि कहानी पहले सुनाई गई है। तो ये भी लर्निंग है आपकी कि जरूरी नहीं है कि पहली इंफॉर्मेशन पहली स्टेटमेंट को ही पहले क्रैक किया जाए, आगे की जो आसान स्टेटमेंट है उसको पहले क्रैक करो, फिर बैकवर्ड जाओ, तो भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। फिर आपने जब सिंपल इंटरेस्ट का पता कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट को सीधा 24% की दर पे होता है, 24% का मान 126 है, तो उससे 100% का मान तो आप कुछ ना कुछ करके निकाल ही लोगे, ठीक है? ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। तो पिछला क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं ये वाला। तो इसमें क्या था, ये जो इफेक्टिव रेट ना, इफेक्टिव रेट, ठीक है, इफेक्टिव रेट 21%, ठीक, इफेक्टिव रेट 21% के हिसाब से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया तो उसका आधा सिंपल इंटरेस्ट कर दिया, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 24% के प्रिंसिपल के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट 24% के प्रिंसिपल के हिसाब से, तो 24% का मान 126 है, उससे 4% निकाल 6 से डिवाइड करके, और जब 4% आ गया तो उसको 100% में कन्वर्ट करके 25-25 दोनों साइड गुणा कर दिया। आगे बात समझ में? देखिए, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, पहले करा चुका हूं ना, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। तो ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years 16% पर एनम, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन करा चुका, डेटा चेंज है, ये आप खुद करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा कर पाते कि नहीं कर पाते, ठीक है? अभी 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 जस्ट ये क्वेश्चन किया, बस डेटा अलग था, ठीक है? अभी जस्ट ये क्वेश्चन किया हमने डिस्कशन, जस्ट क्वेश्चन डिस्कशन किया, उसमें शायद कोई टेक्निकल एरर आ गया, तो चलो इसको दोबारा से कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल लो ना। अब 10% 2 years के लिए इफेक्टिव रेट जो हो जाएगा वो कैसे निकलेगा, 10 + 10 + फॉर्मूला होता है सर, क्या फॉर्मूला होता है, 10 × 10/100 फॉर्मूला होता है। तो 21% का इफेक्टिव रेट है ना, 21% का इफेक्टिव रेट। अब जो 21% का रेट है उसके हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 21% का रेट है तो 21/100 गुणे 16,000, ये निकाल लो आप, 100 से ये कट जाएगा, नहीं निकाल लो, 21 × 160 हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट से मतलब है, सिंपल इंटरेस्ट इसका आधा है ना, सिंपल इंटरेस्ट इसका आधा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका आधा, 21 × 80 है ना। इसको भी सॉल्व मत करो, रहने दो, बाद में करेंगे। अच्छा, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 3 years से 8%, तो कुल मिला के 24% है ना। तो 24% प्रिंसिपल का जो मान है वो 21 × 80 के बराबर है। 24% प्रिंसिपल का जो मान है वो 21 × 80 के बराबर है, हमें 100% तक जाना है, 100%। तो आप ऐसा करो, कैंसिल करना शुरू करो, इसको 8 से कैंसिल करोगे तो 3 होगा, 8 से कैंसिल करोगे तो 10 होगा, 3 से कैंसिल करोगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या पता कर लिया है कि 1% प्रिंसिपल का जो मान है वो 70 रुपए। तो 100% प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल खुद पूरा, 1% प्रिंसिपल अगर 70 रुपए है, तो 100% प्रिंसिपल मतलब पूरा प्रिंसिपल खुद 7,000 रुपए के बराबर हो जाएगा ना। सेम क्वेश्चन भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन आई थिंक कुछ टेक्निकल एरर आ गया था उसमें, तो नहीं भी आया वो तो अच्छी बात है, आ गया होगा तो हमने सेम क्वेश्चन फिर से कर लिया, अगर पीछे आपको दिक्कत हुई थी तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, सॉरी थैंक।
ये सारे जो क्वेश्चन हैं उसी को टारगेट करके, उसी टॉपिक को टारगेट करके हैं कि सिंपल और कंपाउंड के बीच का जो अंतर है उसके बारे में आपको पता करना है। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ गिवन प्रिंसिपल इज 2 इयर्स एट द रेट, दोनों का 25% का रेट है, ठीक है। 25% होता है 1/4, है ना, 25% 1/4 होता है। अब इसमें 1725 में आप 1/4 का फैक्टर लगाओगे तो थोड़ी सी तकलीफ तो होगी। आप एक काम ये चालाकी कर सकते हो कि इसमें सब प्रिंसिपल को 4 गुना कर दो, तो जो आंसर आएगा बाद में उसको 4 से डिवाइड कर देना। या इनफैक्ट ओह सॉरी मैं ये तो ये खुद अंतर है, सॉरी। तो 25% को डिकोड करो। 25% कितना होता है? 25% होता है 1/4। तो जो प्रिंसिपल आप एज्यूम करोगी वो क्या एज्यूम करोगे? 4 गुने 4, 16 यूनिट में एज्यूम करो ताकि फ्रैक्शन कम आए। बात 2 सालों की, इसलिए 4 गुने 4। बात अगर 3 साल की होती तो 4 गुने 4 गुने 4 करके करते। करें आगे। तो प्रिंसिपल आपने क्या एज्यूम किया? 4 गुने 4। और रेट क्या लगाया? रेट है 25%, 25% और 1/4। 1/4 की रेट से 4 गुने 4, 4 यूनिट इंटरेस्ट देगा, और ये भी 4 यूनिट इंटरेस्ट देगा, देगा 1/4 की तरह 4 4 यूनिट देगा। वही पुरानी कहानी कि जो ब्याज इकट्ठा हो गया है वो और फर्दर मूलधन का काम करेगा और फर्दर कंट्रीब्यूट भी करेगा। तो इसका 1/4 हिस्सा 1 यूनिट और आएगा। तो जो 1 यूनिट का मान है ना, यही अंतर है। 1 यूनिट का मान है तो अंतर 1 यूनिट है ना। 1 यूनिट का जो मान है वही 1725 रुपए। तो आपका जो प्रिंसिपल है बेटा, कितना माना है आपने? उसकी अपने प्रिंसिपल को 16 यूनिट्स माना है। तो प्रिंसिपल 16 यूनिट हो जाएगा, तो 16 गुनी 1725 रुपए हो जाएगा। 16 को 1725 से गुना करेंगे तो 25 इंटू 16 करते हैं, अगर 25 इंटू 16 करते हैं 2 जीरो आएगा, 2 जीरो तो सब में आ रहा है, ठीक है, 2 जीरो सब में आ रहा है। तो 16 इंटू 25 कितना होता है? 25 गुने 8 होता है आपका 200, 25 गुने 16 400 होता है। तो 4 कैरी हो गया, है ना, 4 कैरी हो गया। देखो यूं चालाकी बुरी चलेगी नहीं, पर कैलकुलेट कर लो कितना ही टाइम लगता है। 16 इंटू 17 कितना होता है? 256 के बाद 16 इंटू 16 256, एक और 16 जोड़ो 272, 272 में और 4 जोड़ो 276। मतलब मौखिक कर सकते हो इस पर। कैसे क्या मैं समझाऊं? मैंने क्या किया? 16 इंटू 25 का 400 का 2 जीरो रखा, 4 हाथ में रखा, 4 क्या 16 इंटू 17 कर दिया। भाई 16 इंटू 17 कैसे किया सर? 16 का स्क्वायर तो 256 रटा हुआ है, 256 में एक और 16 ऐड कर दिया क्योंकि मुझे 16 इंटू 17 करना था, नहीं मैं 16 इंटू 16 सोच रहा हूँ। तो 16 इंटू 17 256 प्लस 16 272 हो जाएगा। 272 में 4 जोड़ दो 276 हो जाएगा। अगर आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हो, मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ दिखा देता हूँ वर्किंग अपनी। 16 इंटू 17 समझाता हूँ। मैंने 16 इंटू 17 में क्या किया? मैंने बोला कि 16 इंटू, बहुत सिंपल सी बात है, 16 प्लस, तो 16 इंटू 16 256 में एक और 16 जोड़ दो, 256 में 16 जोड़ोगे तो 272, 216 में 16 जोड़ोगे, 256 में 16 जोड़ोगे तो 272 हो जाएगा। यही तो किया, बाकी तो सिंपल ही था। हाँ एक और छोटी सी बात, 16 इंटू 25 मैंने 400 सोचा मेंटली, और इस 4 को मैंने कैरी रखा। तो ये मेंटली किया सर, कैसे क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग मेरे से बेटर कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल हो जाए, ठीक है बच्चा। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अनामिका ने 4965 रुपीज 4965 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर कमाए दिए 15,000 के लोन पे। तो एक्चुअली जो 15,000 है वो 15,000 कितना बन गया है? 15,000 तो मूलधन था, उतना तो उसने दिया ही दिया, उसने 4965 और दिए, तो इसमें 4965 जोड़ दोगे तो 19,965 इतने रुपए दिए उसने, है ना, 19,965 उसने इतने रुपए दिए। अब 5 से कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दोगे तो 1,000 हो जाएगा। ऐसा हम क्यों करें 5 से कैंसिल? क्योंकि तो दिख रहा है कि दोनों 5 से डिविजिबल है, तो दिख रहा है दोनों 5 से डिविजिबल है। दूसरा कि बात क्यों 3 इयर्स की हो रही है, बात 3 सालों की हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं पावर 1/3 लगाना पड़ेगा। अगर बात 3 सालों की हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं पावर 1/3 लगाना पड़ेगा, और अगर पावर 1/3 लगाना होगा तो क्यूब रहेगा, तुम्हारे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा, बहुत आसान होगा। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जा रहा है? 5 से डिवाइड करने पे 3 15 से डिवाइड, सॉरी 15 से डिवाइड कर, नॉट 5 से, 15 से डिवाइड कर दिया तो 1 3 3 1, तो ये बन जाता है 10 क्यूब से 11 क्यूब। बढ़िया हो गया, ये 10 क्यूब से 11 क्यूब हो गया 3 सालों में। अगर इसी को 1 साल में करना, 1 साल
समझाया मैंने आपको पहले भी। अगर इसी को 1 साल में करना होता है बच्चे तो क्या करते हैं कि 10 क्यूब की पावर 1/3 कर देते हैं और 11 क्यूब की पावर 1/3 कर देते हैं। इफेक्टिवली ये समझ में आएगा कि भाई 10 से 11 हो रहा है, इसका मतलब जो रेट है वो 1/10 है। 10 पे 11 बढ़ रहा है ना, 10 से बढ़ के 11 हो रहा है। 10 से कोई चीज बढ़ के 11 हो रही है तो 1 बढ़ रही है 10 यूनिट पे। 10 से कोई चीज बढ़ के 11 हो रही है तो वो 1 हो रही है 10 यूनिट पे, तो 1/10 आपका रेट हो जाएगा और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर रेट पूछा होता तो क्वेश्चन खत्म हो गया होता, लेकिन उन्होंने पूछा है कि 10,000 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो रेट इफेक्टिव होगा वो कितना हो जाएगा। देखो अभी आपने निकाला 10% ना, 10% कितने साल, 3 साल, इफेक्टिव रेट हो गया 30%। 30% किसका, 10,000 का। 30% 10,000 का तो 3,000 हो जाएगा ना बच्चा। एक बार आपने रेट निकाल लिया है तो उसी रेट पर अगर सिंपल इंटरेस्ट लोगे, सिंपल इंटरेस्ट तो आसान होता है, उसमें तो क्या करना होता है, रेट और टाइम को सीधा मल्टीप्लाई करना होता है, उतना परसेंटेज निकाल लेना होता है मूलधन का। रेट टाइम को मल्टीप्लाई करा, उतना प्रतिशत निकाले बच्चा मूलधन का। आई बात समझ में, ठीक है। तो पहले आपने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये तो इतना से इतना हो गया है, 15 से कैंसिल किया, पता चला क्यूब बन गया। क्यूब बनना भी चाहिए था क्योंकि 3 सालों की बात हो रही है और 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए पावर ऑफ मैथ लगा दिया। ऑफ कोर्स जब आप एग्जाम में करोगे तो इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, फटाफट यहाँ से कर सकते हो। ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करो। ये मैं करा चुका हूँ आपको, मैं रिकॉर्डिंग आप ये पॉज करके भी कर सकते थे लेकिन करते नहीं है लोग, तो आप 2 मिनट रुक के ये क्वेश्चन अभी करके दिखाओ राइट नाउ। हुआ, हो जाना चाहिए था यार। डिफरेंस देख लो, 12% है ना। 12% कितना होता है, 12% होता है सर 3/25 है ना, 3/25। 25 दो बार जोड़ना, क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो ये 2 सालों की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल को कितना मानोगे, प्रिंसिपल को मानोगे आप 25 × 25 ताकि फ्रैक्शन अवॉइड हो जाए ना। प्रिंसिपल आप मानोगे कितना बच्चा, 25 × 25 ताकि फ्रैक्शन अवॉइड हो जाए। रेट 3/25 से प्रिंसिपल आप 25 × 25 मानोगे तो 25 × 25, ठीक है। रेट 3/25 का है, ठीक है। रेट 3/25 का है। 25 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 25 75 हो जाएगा। सेम 75 यहाँ भी हो जाएगा, राइट। सेम 75 यहाँ भी हो जाएगा। 3 × 25, 25 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अब जो अंतर है वो दिया हुआ है 900 रुपए अंतर। अगर आप इस पे फर्दर और निकालोगे ब्याज, 3/25 करोगे, इस पे फर्दर 3/25 करोगे तो 25 से 3 कैंसिल, 3 3 9 हो जाएगा और ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। मतलब जो 9 यूनिट है ना, ये क्वेश्चन चूंकि पहले भी कर चुके हैं इसलिए मैं फटाफट करा रहा हूँ। इसका मतलब है बेटा जी, इसका मतलब है कि जो 9 यूनिट है ना, 9 यूनिट्स का जो मान है वो 900 रुपए, तो 1 यूनिट का जो मान है वो 100 रुपए। आपके प्रिंसिपल कितना है, आपने प्रिंसिपल कितना माना है, 25 × 25, तो प्रिंसिपल कितना है 25 × 25 तो इतना माना है आपने, और आपने ये पता कर लिया है कि 1 यूनिट का मान 100 रुपए है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। कर चुके हैं ना इसका क्वेश्चन, इसलिए आपको टाइम दिया था, कर लेना चाहिए था। अब ये भी क्वेश्चन आप नहीं रिपीट कर पाओगे तो कितनी दिक्कत की बात है, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, एनालिसिस बेस्ड। एनालिसिस बेस्ड मतलब वही चीजें हैं, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 2,000 रुपए 3645 बन जाता है 2 सालों में, तो 4 सालों में कितना बनेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि
2 सालों में जैसा जो रेट रहा, जो 2 सालों में जो फैक्टर लगेगा, वही फैक्टर अगले 2 सालों में, वही फैक्टर अगले 2 सालों में लगेगा। फैक्टर मतलब क्या, कि कितना बन गया है। देखो बात को देखो, इधर देखो प्लीज, कितना बन गया 6645, कितने से बन गया है मूलधन। तो ऊपर होगा मिश्रधन, नीचे होगा मूलधन, ये एक फैक्टर आ जाएगा। ये फैक्टर 2 सालों में उत्पन्न हुआ है, मतलब अगर आप 2000 रुपए लगाते कहीं पर, तो वो 3645 रुपीज बन जाता। तो इसका जो फैक्टर आ गया ना, ये फैक्टर हर 2 साल के ब्लॉक में मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि अब जो भी पैसा आप अगले 2 साल इन्वेस्ट करोगे, उसमें ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल पैसा बने। ठीक है, मान लो ये 1.5 आता है, 1.5 नहीं आएगा, 1.8 समथिंग कुछ आएगा। मान लो 1.5 आता है, तो 1.5 गुना, इसका मतलब कि हर 2 साल में पैसा आपका 1.5 गुना हो रहा है। इसका मतलब सिंपल भाषा में, हर 2 साल में पैसा 1.5 गुना हो रहा है। चलो मान लो ये 2 आ गया, मान लो सिंपल समझाने के लिए, मान लो ये फैक्ट रेशियो 2 आ गया। किस चीज का अनुपात है ये अनुपात है मिश्रधन और मूलधन का। ढंग से सीखो इस बात को, ये अनुपात है मिश्रधन और मूलधन का। तो मिश्रधन और मूलधन का जो अनुपात है ना बच्चा, मिश्रधन और मूलधन का जो अनुपात है ना, वो ये बताता है कि पैसा 2 सालों में कितना हो रहा है। तो मान लो ये 2 हो जाता, मान लो इसका आंसर 2 हो जाता, तो इसका मतलब ये है कि हर 2 साल में पैसा डबल 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 होता। तो अगले 2 साल में भी पैसा डबल होना है। अगले 2 साल में पैसा है कितना अपने पास, भाई यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत या खामी होती है, कि जो नया जो मिश्रधन है ना, वो नए मूलधन का काम करता है। तो 2 सालों के अंत में, 2 सालों के अंत में ये पैसा मिश्रधन है, और यही अब अगले 2 सालों के लिए मूलधन का भी काम करेगा। और हम ये सीख चुके हैं कि मूलधन में यही वाला फैक्टर अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नया मिश्रधन आ जाएगा। कब, अगले 2 साल में। यही अगर 3 इयर्स रहता तो नहीं चलता। ठीक है, 3 इयर्स रहता तो नहीं चलता, समझ रहे हो। तो 2 साल में पैसे की जो ग्रोथ हुई है, पैसे की जो बढ़ोतरी हुई है, जो अनुपात हमें मिला है, वही अनुपात मल्टीप्लाई हो जाएगा अगले मूलधन के लिए। और जो अगला मूलधन है वो कुछ और नहीं, हमारा ये मिश्रधन, क्योंकि 2 सालों के आखिरी में जो 2000 मूलधन और ब्याज मिलकर 3645 बन गए, वही 3645, वही 3645 अब हमारे लिए मूलधन पर प्रिंसिपल का काम करेंगे, और उस पर आगे बढ़ोतरी होगी। किस रेट पे, इस रेट पे। आई बात समझ में। अच्छे से इस बात को सीख लो, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि प्रिंसिपल है, मान लो ना, प्रिंसिपल है मान लो, उस पे रेट आपका आर है, आर है, ये पी आर हो गया, है ना। रेट अगर फ्रैक्शन है मान लो, रेट अगर फ्रैक्शन है तो पी इंटू आर हो गया ब्याज, पी इंटू आर हो गया ब्याज। इस पे फर्दर ब्याज लगता है पी आर स्क्वायर, फर्दर ब्याज लगता है पी आर स्क्वायर। ये कितना है, जोड़ो जरा, इसका अमाउंट कितना हो जाता है, पी जोड़ोगे तो कितना हो जाता है, पी आर 1 + आर। ठीक है, और इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाता है, पी 1 + आर। तो देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में एक आर का फर्क, आर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एक आर, आर एक फैक्टर है जो मल्टीप्लाई हो गया है। तो बेसिकली वही वाला वो। अब आर कहाँ से आता है, इन दोनों का रेशियो लो, इन दोनों का रेशियो लो, क्या आता है, इन दोनों का रेशियो। ठीक, इस तरह से ही होता है। चलो ये तो अब मतलब बहुत टाइम लगेगा समझने में, और ये जो हमारी रिवीजन की क्लासेस सही एवेन्यू नहीं है इसको, इस बात को सीखने का। कभी आप नॉर्मल जो क्लासेस होंगी ना, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसलिए फोकस करो क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, अगर दो साल पहले 2 साल फिर अगले 2 साल, अगर ये अवधि सेम है, तो आप इस ट्रिक का फायदा उठा सकते हो। क्या ट्रिक है, कि आप मिश्रधन और मूलधन का रेशियो निकालो, मिश्रधन मूलधन का रेशियो निकालो, वही रेशियो मल्टीप्लाई कर दो नए मूलधन में, और नया मूलधन कुछ और नहीं, खुद ये मिश्रधन है 2 सालों के अंत का। डिटेल एनालिसिस में बाद में समझा दूंगा आपको, इस पे फोकस। तो 2 साल और 3 साल के अंत में जो पैसा मिलता है मिश्रधन, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें आपको वही चीज सीखनी है, इसमें आपको ये ट्रिक सीखनी है कि 2 साल और 3 साल में जो बढ़ोतरी हुई है, 2 साल में 3 साल में जो बढ़ोतरी हुई कितनी हुई, 672 हुई, 672 रुपए की बढ़ोतरी हुई, है ना। 2 सालों में, 2 साल से तीसरे साल में, 2 साल से तीसरे साल में, थर्ड ईयर में 672 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो 672 रुपए की बढ़ोतरी होगी ना,
वो लास्ट वाले मिश्र धन के बेस पे आप कैलकुलेट करते हो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चे जो मिश्र धन है वही अगले मूलधन का रोल प्ले करता है। तो सेकेंड ईयर के आखिरी में 9600 आपका मिश्र धन है और वही थर्ड ईयर के लिए मूलधन का भी काम करेगा। तो थर्ड ईयर के लिए जो मूलधन है वो हमारे लिए 9600 है और ब्याज की दोनों चीजों का अंतर है, क्योंकि जो चीज बढ़ी होगी वो ब्याज ही तो बढ़ी होगी ना। तो करना कैसे होता है इन क्वेश्चंस में, आपको दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस लेना होता है और बेस में रखना होता है पिछले साल वाला जो प्रिंसिपल है, पिछले साल वाला जो प्रिंसिपल या अमाउंट है वो। ये आ गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को तो प्रतिशत में कन्वर्ट कर ही लोगे फिर आप। फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेना, कर लीजिएगा इसको कंप्लीट ना, तो कैलकुलेशन है, काफी क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके, तो टाइम और आपका नहीं लगाते, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे ढंग से परोसा के आपके सामने, इसी प्रिंसिपल पर जो 3 साल में अमाउंट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल 3 साल में 12% पे कंपाउंडेड एनुअली। तो 3 साल के आखिरी में जो अमाउंट है, 3 साल के आखिरी में जो अमाउंट है वो 12,000 है। 4 साल के आखिरी में पूछा गया है और रेट उन्होंने दे दिया है 12%। तो 3 साल के अंत में, 3 साल तक क्या वो छोड़ो, 3 साल के अंत में सीधे बात पकड़ो, 3 साल के अंत में जो अमाउंट 12,000 है वही आपका चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। अब चौथे साल जो कि सिर्फ 1 साल है, जब बात सिर्फ 1 साल की होती है तो ज्यादा लफड़ा नहीं होता है, क्योंकि 1 साल के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं, कंपाउंडिंग का इफेक्ट अगले साल से आना शुरू होता है। 3 साल के अंत तक जो 12,000 रुपए है वो आपके लिए मूलधन का काम करेगा और अगले चौथे साल के लास्ट चौथे साल के लिए 12% की रेट पे और वो कमा के आपको देगा ना, 12% की रेट पे आपको और कमा के देगा। तो यार 12,000 बच्चे आपके लिए मूलधन का काम करेगा और 12% की रेट से और फर्दर कमाई होगी चौथे साल में, तो फैक्टर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.12, है ना। 1.12 क्या, वन तो होता ही है, प्लस 0.12 किसके लिए हो गया, रेट के लिए। ये कितना हो जाएगा, ये 144, 144 12 144 1.12 हो जाएगा ना। तो 12, अगर हम 12 निकालें 144, तो 144 तो 13,440 हो जाएगा। कर लेना कैलकुलेट, तो आप ऐसे भी कर सकते, सिंपल कर सकते हैं। पहले 12% निकाल लिया, 12% तो 12,000, ये निकाल लिया आपने 14,400, फिर इसको ऐड कर दिया 12,000 और 14,400 को ऐड कर दिया तो भी मिल जाता है, जैसे आप कन्वीनियंट है। 12,000 और 14,40, तो 12,000 और 14,40 को ऐड कर दिया होता तो भी मिल जाता। ये जैसे ठीक लगे, तो आपको मेन बात ये समझनी है कि 3 सालों के अंत में जो अमाउंट है, 3 सालों के अंत में जो अमाउंट है वही आपका चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। और जब बात सिर्फ 1 साल की हो रही हो तो सिंपल कंपाउंड में कोई फर्क नहीं होता, आप आराम से रेट के हिसाब से निकाल को जोड़ दो। कोई पैसा 2 सालों में 2.25 हो जाता है, इसका मतलब है कि वन का जो एक की वैल्यू है वो 2.25 हो जाती है, वन की जो वैल्यू है वो 2.25 हो जाती है। ठीक, अब हम जानते हैं कि बात 2 सालों की है और इस बात को अगर हम 1 साल में कन्वर्ट करना है तो हमें किसी का स्क्वायर देखना चाहिए। इसको आसान बनाने के लिए पहले आप 100 से इसको 225 कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको सोच लो 10 स्क्वायर है, ये सोच लो 15 स्क्वायर है। अब सहूलियत हो जाएगी ना, आपको समझा चुका हूं मैं, यहीं पे फटाफट कर लेते हैं। 1 साल के लिए ना, अगर आपको 1 साल के लिए देखना होता है तो आप रूट लगा देते हो, तो रूट लगाओगे तो 10 का आपको 15 दिखेगा ना। अगर आप रूट लगाओगे बच्चा तो आपको 10 का 15 दिखेगा। ठीक है, अगर आप रूट लगा देंगे तो आपको 10 का 15 दिखेगा। तो क्या रेट है, तो रेट क्या है, 5 की बढ़ोतरी हो रही है 10 के बेसिस पे, 1/2 आधा, और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप 100% से गुना करो। आपका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो क्या करना है आपको, वन जो है वो 2.25 हो रहा है, वन बच्चे 2.25 हो रहा है, तो आप पहले आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए 100 कर लो, 100 225 हो रहा है,
बात 2 सालों की हो रही है, तो कहीं न कहीं रूट लगाना पड़ेगा, तो स्क्वायर देखना हमारे लिए बेटर होगा। मतलब 10 स्क्वायर 15 स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है 2 सालों में, तो 1 साल में 10-15 बन जा रहा है। 10 अगर 15 बन रहा है, तो 5 की कमाई हो रही है 10 के बेसिस पे, 5 की कमाई हो रही है 10 के बेसिस पे, 1/2, 1/2 फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से गुणा कर दो। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स दिस इन 4 इयर्स, तो एक साल में कितना होगा? तो वही वही सेम वैसी ही कहानी, 162 को 162 कितना बन जा रहा है? 512। 162 बन जा रहा है 512। पहले 2 से काटो तो ये हो गया 81, ये हो गया 256। हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें किसी की पावर 4 दिखेगा ना, तो आसानी रहेगी। ये क्या है? 3 की पावर 4 से, ठीक है, कितना हो रहा है? ये हो रहा है 3 की पावर 4 से, 3 की पावर 4 से 4 की पावर 4। काम खत्म हो गया ना एक साल में। अब बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए लिख लो। एक साल में ये हो गया 3 से 4, तो जो रेट हो गया बेटा जी, एक की बढ़ोतरी हो रही 3 के बेसिस पे, तो ये सीधा आपका उत्तर हो जाएगा ना। 1/3 को तो 100 से मल्टीप्लाई कर ही दोगे आप, कितनी जल्दी हो जाएगा। समझ में आता है तो कितनी जल्दी हो जाएगा बताओ। ये मैं आपके लिए छोड़ू या तो 256 हो जा रहा है, 256 हो जा रहा है 625 ना, 256 हो जा रहा है 625, 4 की पावर 4 बन जा रहा है 5 की पावर 4। रेट लिख दो एक बार में सीधा, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब बोलोगे सर 4 का है तो बात 1 साल की हो रही है ना। अब बोलोगे सर 1 साल की बात हो रही है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे कंपाउंडेड क्या है? कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये थोड़ा डिफरेंस। कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है, 3 महीनों में कंपाउंड हो जा रहा है, तो एन होगा 12 महीने बटा 3 महीने 4। तो आपके लिए ये 4 टर्म्स है। तो अगर 4 टर्म्स में इतना चेंज हो रहा है 4 की पावर 4 से 5 की पावर 4, तो एक टर्म में कितना चेंज होता है? एक टर्म में कितना चेंज होता है? 4 से 5। तो रेट कितना है बेटा? एक का इंक्रीज हो रहा है 4 के बेसिस पे, 1/4, और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट तो कोई भी करिए। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में? आपको फैक्टर ढूंढना होता है कि अच्छा इतने से इतने हुआ 4 साल में, बात 1 साल की हो रही तो पावर 1/4 लगा दो। इतने से इतने हुआ 3 साल में तो क्यूब है तो पावर 1/3 लगा दो। इतने से इतने हुआ 2 साल में तो स्क्वायर ढूंढो और पावर 1/2 लगा दो। 2 साल तो पावर 1/2 लगा दो, 3 साल तो पावर 1/3, 4 साल तो पावर 1/4। किस बात के लिए? 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए। और 1 साल में एक बार कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो वहां से रेट तो एकदम सामने आपको नजर आ जाएगा। राइट बेटा? ठीक है, तो ये था हमारे इस चैप्टर के बारे में। ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैप्टर के क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए, बाकी चैप्टर्स को कवर करेंगे अगले सीरीज।